Welcome, my dear students, to our Super 100 family. Today, my dear students, we are going to start first session of IITG Maths class. तो बच्चों, आज फर्स्ट लाइव मैथमेटिक्स सेशन क्लास है. मैं आज आप लोगों को बेसिक मैथ्स स्टार्ट करूंगा. बच्चों, बेसिक मैथ्स टॉपिक उतना ही जरूरी है जेई मैथ्स के लिए जितना शरीर के लिए आत्मा. मतलब इसके बिना जेई मैथ्स की कल्पना करना मुश्किल है. यह पूरे जेई मैथ्स का बैकबोन है. मतलब कहना यही चाह रहा हूँ कि अगर आप ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए में मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो मैथ्स को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा. और इसीलिए बच्चों मैं इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा और जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक आपको ले जाऊंगा. बस आप लोगों को फुल डेडिकेशन के साथ हम लोगों के साथ जुड़े रहना है. आप लोगों को ये मैं बता देना चाहता हूँ कि रेगुलर इंटरवल पे आप लोगों को असाइनमेंट्स, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे. साथ ही साथ असाइनमेंट्स के जो डाउट्स हैं वो हम लोग यही कोशिश करेंगे कि लेक्चर्स के माध्यम से आपको असाइनमेंट्स के डाउट क्लियर करें. और अगर जरूरत पड़े तो लाइव डाउट सेशन की फैसिलिटी भी रखी गई है जहां पे आपके डाउट्स को हम लोग लाइव डिस्कस करेंगे. बस ये सारी चीजें आप ही लोगों के लिए है. बस आप लोग अपना काम करते रहें और टीचर्स के बताए रास्ते पर चलते रहें. और जो भी असाइनमेंट आप लोगों को दिया जाए समय से उसे कंप्लीट करें और हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखें. ये पॉइंट आप उसके दिमाग में रखेंगे. जो भी असाइनमेंट आप लोगों को दिया जाए वो आप समय टाइम पे कंप्लीट करें और वीडियो लेक्चर्स में भी अप टू डेट रहें और असाइनमेंट्स में अप टू डेट रहें. तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी. आपको पूरा सारी चीजें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा और स्टेप बाय स्टेप आप आगे चलेंगे तो आपको बहुत चीजें आसान लगने लगेंगी और आपको मजा भी आने लगेगा. तो उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे और आगे के जितने भी चीजें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आपको उसको आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे. इस उम्मीद के साथ पूरे सुपर 100 फैमिली की तरफ से आपको शुभकामनाएं. सुभाषिस, ऑल द बेस्ट. धन्यवाद. तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाया जाए. सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं आप लोगों को. Myself Dipesh Kumar, ex-DYHOD, ex-academic mentor of FIITZY Patna. I have more than 11 years experience in the field of IIT teaching. वास्ट एक्सपीरियंस है IIT टीचिंग में फील्ड में. मैंने अपने 11 साल इस फील्ड में बिताए हैं. मैंने कई टॉपर्स, कई रैंकर्स भी दिए हैं जो आज बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, बड़े देश विदेश में अपने पेरेंट्स का और अपने गुरुजनों का नाम रोशन. बस मेरी यही इच्छा है कि अपने पास एक्सपीरियंस से जो मैंने जो भी सीखा है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूं और अपने तरफ से आपको बेस्ट देने की कोशिश करूं. इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा आप लोगों को हो. बस इस बात का ख्याल रखें कि आपको जो भी कहा जाए, जो भी कहा जाए वो आप करते रहें. अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करें क्योंकि जो भी कहेंगे वो आपके हित के लिए ही कहेंगे. और बस टीचर्स पे ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ें. सारी चीजें सही होंगी, अच्छा होगा. बस आपको बस मेहनत करना है. तो इतना कहते हुए मैं अपने बात को विराम दे रहा हूँ. आपका कल्याण हो. मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. ऑल द बेस्ट. क्लास स्टार्टअप किया जाए. बातें बहुत हो गई तो लेक्चर्स को आज स्टार्ट करते हैं. आज जो मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो जो आज का जो टॉपिक है मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर रखा है कि आज का जो टॉपिक है वो है आपका बेसिक मैथमेटिक्स. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक बेसिक मैथमेटिक्स. ओके, बेसिक मैथमेटिक्स. चलो कंटिन्यू करते हैं. तो बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा बेसिक मैथमेटिक्स में जो फर्स्ट थिंग आई विल डिस्कस इज रियल नंबर. रियल नंबर. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R. तो आते हैं इसके डेफिनेशन पे, रियल नंबर पे. अगर रियल नंबर के डेफिनेशन पे आएंगे तो स्टेटमेंट है यूनियन ऑफ सेट ऑफ rational represented by Q and set of irrational represented by Q complement is called set of real number.
मतलब कहना यही चाह रहे हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि रियल नंबर यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर। मतलब अगर रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहो तो दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। दिस इज इरेशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल। यूनियन इज इट टर्म्स यूज्ड इन सेट थ्योरी, मतलब दोनों सेट्स को मैंने कंबाइन करके एक न्यू सेट फॉर्म किया, दैट इज कॉल्ड आर। तो इसमें यूनियन को हमने यूज किया। सेट थ्योरी के बारे में तो हम लोग डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले अभी मैं मुझे जो जरूरत है मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो स्टार्ट यही किया कि रियल नंबर में यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल एंड यूनियन ऑफ सेट ऑफ इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, रियल नंबर में एग्जांपल ले लो तो 1 एक रियल नंबर है, 1/2 एक रियल नंबर है, √3 इज अ रियल नंबर, 1.5 इज अ रियल नंबर, -3 इज अ रियल नंबर, etc. We have infinite possibility of real number. So this is called real number. So hopefully point clear होगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर की सपोज हम बात करें तो प्रॉपर्टी में 1 बाय 1 करके मैं 4 प्रॉपर्टी आपको रिप्रेजेंट करूंगा। मैं बोलूंगा भी जो जो मुझे बोलना है, और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं आपको बोर्ड पे भी लिख के दिखा दूं। जब पूरा बोर्ड भर जाए तो आपके लिए फैसिलिटी है, क्योंकि अभी आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे वो सारी चीजें आपको दिख जाएंगी और आपको नोट करने में हेल्प मिलेगा। तो चलिए तो आते स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में सबसे पहला प्रॉपर्टी है, तो पहला प्रॉपर्टी है तो स्टेटमेंट है स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर। स्क्वायर ऑफ रूट नहीं, स्क्वायर ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। अच्छा ये बताओ व्हाट इज नॉन नेगेटिव नंबर। तो नॉन नेगेटिव का मतलब समझो, स्टेटमेंट देखो, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर नेगेटिव नहीं होगा तो क्या क्या हो सकता है, अगर नेगेटिव नहीं होगा तो आइदर वो जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा। मतलब जीरो या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मीन्स अगर अगर दैट इज, हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर x जो है ये अगर रियल नंबर के फैमिली से बिलोंग करता है, दिस इज द मीनिंग ऑफ x बिलोंग्स टू r, x इज द मेंबर ऑफ r, मतलब रियल नंबर के फैमिली से x बिलोंग करता है। तो हम चाहें तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। दिस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब आइदर जीरो और ग्रेटर देन जीरो। इट कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज रियल नंबर, स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। 3 का स्क्वायर कर दो 9 होगा, 1 का स्क्वायर कर दो 1 हो जाएगा। अगर नेगेटिव का स्क्वायर करना चाहो तो -3 का स्क्वायर करो, तो -3 का स्क्वायर फिर भी 9 होगा, विच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। यही कहना चाह रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव, स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट जो हमारा है कि सेकंड पॉइंट में अगर हम स्टेटमेंट देखें तो उसमें है कि बिटवीन एनी टू रियल नंबर। स्टेटमेंट में कि बिटवीन एनी टू रियल numbers, between any two real numbers there are infinitely many real solutions. There are infinitely many real solutions. यानी बिटवीन एनी टू रियल सॉल्यूशन देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रियल सॉल्यूशन। मतलब अगर दो रियल नंबर आपको दिखा दे, मान लो हम बोले 1 और 3, सपोज 1 और 3, 1 और 3 मुझे मतलब कितना रियल नंबर है, तो 1 और 3 के बीच हम लोग 1 और 3 ऐसा, तो 1.1 1.2 1.3 सब तो रियल नंबर में आएगा। और 1.1 दे दिया मैंने, डेसिमल बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, फ्रैक्शन और बढ़ा दिया, तो 1.111 1.111 जितनी बार लिखना है। अब देखो कितनी बार भी लिखो 1 में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। तो आप ही सोचो कि कितने रियल नंबर्स होंगे, तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि अनलिमिटेड है। दैट्स व्हाई वी से दैट बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रियल सॉल्यूशन। बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रियल सॉल्यूशन। तीसरा पॉइंट है मैग्नीट्यूड ऑफ रियल नंबर। मैग्नीट्यूड ऑफ रियल नंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ रियल नंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ रियल नंबर। अगर मान ले रियल नंबर को हमने x is denoted by this sign mod of x. This is called modulus of x. Modulus of x
या बोल सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ एक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि अगर मैग्नीट्यूड किसी रियल नंबर के मैग्नीट्यूड को सपोज आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसको आप मॉड ऑफ एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब अगर छोटा सा एग्जांपल दिया कि हमने बोल दिया कि लेट एक्स इक्वल टू 3, तो व्हाट इज द इट्स मैग्नीट्यूड, तो मॉड ऑफ एक्स रिप्रेजेंटिंग इट्स मैग्नीट्यूड। और आपको पता होगा मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इट कैन नॉट बी निगेटिव। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। मैंने ऐसा, हम तो भैया ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ -3 -3, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। जैसे हम सिंपली कुछ डिस्टेंस को अगर मेजर करना चाहें तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव है, तो डिस्टेंस इज ऑल्सो मैग्नीट्यूड, इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। मतलब अगर सपोज हमने ये बोला कि भाई कि मैंने -3 किलोमीटर आगे दौड़ा, भाई मैं आज मैं -3 किलोमीटर दौड़ा, तो ये तो मीनिंगलेस है बिकॉज -3 इज नॉट एज किलोमीटर। -3 को हम किलोमीटर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। तो जस्ट वही चीज है, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉडुलस ऑफ एक्स। टू स्ट्रेट लाइंस के बीच में एक्स को डाल दिया, इट मींस दिस इज अ मॉडुलस ऑफ एक्स रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। जैसे एग्जांपल ले लिया, x3 है तो मैग्नीट्यूड ऑफ x भी 3 है। अगर हमने x को अगर -3 रखा तो फिर से आप ये बोल सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ x फिर से क्या होगा, 3 होगा। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी। x अगर -1.1 भी ले लिया तो इसका मॉडुलस क्या होगा, 1.1। मतलब आप ये कह सकते हो कि मॉडुलस ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब आप ये कह सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी क्वांटिटी is always greater than equal to 0। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया तीसरा पॉइंट जो प्रॉपर्टीज बेस्ड है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। फोर्थ पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 जो रियल नंबर से रिलेटेड है, इधर भी मैं मिटा देता हूं। तो पॉइंट नंबर 4 मैं बोल रहा हूं लिखना, साथ ही साथ मैं लिख भी देता हूं। तो पॉइंट नंबर 4 कुछ ऐसा है कि रियल नंबर रिप्रेजेंटेड, पॉइंट नंबर 4, रियल नंबर which दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 4, रियल नंबर represented on a straight line called real number represented on a straight line called as a real number line, called as a real number called as a real number line in order of their magnitude, in order of their magnitude। मतलब कहना ये चाह रहे हैं मैग्नीट्यूड, मतलब रियल नंबर जो है, आप अब फोर्थ पॉइंट, ये चौथा पॉइंट ये लास्ट है, कहना ये चाह रहे हैं कि रियल नंबर को हम एक स्ट्रेट लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, उसको हम इन शॉर्ट कहते हैं रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन, जो भी आप रिप्रेजेंट करना चाहो। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि दिस इज रियल नंबर लाइन। इसमें ये आ गया, स्टार्ट करते हैं, ये जीरो है, बिटवीन जीरो देते हैं, या काफी छोटे नेगेटिव क्वांटिटी से स्टार्ट करते हैं, -इंफिनिटी और मैक्सिमम कितना होगा, +इंफिनिटी। यानी टोटल -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी जितने भी नंबर आते हैं सारे नंबर्स हमारा रियल नंबर्स होंगे। तो माइनस, आप किसी को कहीं भी रिप्रेजेंट कर दो, 0 के आगे 1 है, 0 to 1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स है, 1 2, मैं इसके आगे जाऊं तो ये आ जाएगा 1 2, यहाँ जाऊं तो ये आ जाएगा 3, इसके पहले दिखाऊं तो ये √2 हो जाएगा, इधर आऊं तो -1 हो जाएगा, ये -2 हो। तो बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो आपका रियल नंबर फॉर्म में, मतलब -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, ऑल नंबर्स बिलोंग्स टू रियल फैमिली। ठीक है, तो यही है आपका रियल नंबर का पॉइंट, रियल नंबर की प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो ये आगे आपका फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसमें रियल नंबर्स के बाद, अब आते हैं नेक्स्ट जो हमें स्टार्ट करना है,
वो है आपका कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी। सुनते चलेगा मेरी बात, कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी, कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी। तो कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी की सबसे पहले मैं बात करता हूँ। कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी में अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि इस इनइक्वालिटी कंसेप्ट डिस्कस करने के लिए मैंने दो नंबर सपोज किया, लेट स्मॉल a कॉमा स्मॉल b बिलोंग्स टू r। मैंने पहले ही क्या रखा, दिस रिप्रेजेंटिंग बिलोंग्स टू r, मतलब a और b रियल फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड ठीक है, a और b रियल फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब आते हैं कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी में पहला पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी में फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर कभी ऐसा गिवन है, इफ दिस ऐसा गिवन है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो इसका मीनिंग जो होता है, ए इज ईदर लेस और इक्वल टू बी, मतलब ए आइदर लेस होगा या इक्वल टू बी होगा। दैट इज कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब इसके केस में ये तो छोटा सा पॉइंट है, इस पॉइंट को सुनना कि मैंने ये कहा क्या कि अगर ए लेस देन इक्वल टू बी मेंशन किया हुआ है, तो हमने कहा कि ए इज आइदर लेस और इक्वल टू बी, ए आइदर लेस देन और इक्वल टू बी। तो मतलब ए क्या होगा, आइदर ए बी के इक्वल होगा या फिर बी से छोटा होगा, ये इसका मतलब है। तो मतलब ये और की बात यहाँ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी दैट बोथ अकर साइमल्टेनियसली। दोनों एक साथ होने के लिए कोई कंडीशन नहीं कि दोनों एक साथ ही होगा, मतलब कोई भी हो सकता है। मतलब अगर इस स्टेटमेंट की बात करें, ओवरऑल स्टेटमेंट, तो ओवरऑल स्टेटमेंट बात करते हैं इफ मीनिंग, अगर इसके बाद मीनिंग मीन, अगर इसके मीनिंग की बात करें, इफ एटलीस्ट one statement is true, at least one statement is true, then overall statement will be true। मतलब कहना यहाँ ये चाह रहे हैं कि अगर ऐसा कभी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा पॉइंट सुनना, इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो, ए लेस देन इक्वल टू बी, लेस देन और इक्वल टू बी, मेन मीनिंग यही है, आइदर लेस होगा या इक्वल होगा। अगर दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया, मतलब ओवरऑल स्टेटमेंट आप ट्रू बोल सकते हो। कहना ये चाह रहे हैं कि एग्जाम्पल मैंने लिया, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, 2 लेस देन इक्वल टू 3, इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? तो देखो स्टेटमेंट के ट्रू लेस देन और इक्वल टू 3, इक्वल तो नहीं है बट लेस है, इक्वल तो नहीं है बट लेस है, मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, इक्वल नहीं है बट लेस है, तो स्टेटमेंट तो ट्रू है, क्योंकि हमने अभी जस्ट कहा था अगर एक स्टेटमेंट भी ट्रू होगा तो ओवरऑल स्टेटमेंट में क्या कहा था, ओवरऑल स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सिमिलरली अगर मैंने लिख दिया 3 लेस देन इक्वल टू 3, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, लेस तो नहीं है बट इक्वल है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। मतलब कोई एक भी होगा तो ओवरऑल स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा। ये मत सोचना कि सर लेस देन भी लिखा हुआ है तो लेस तो है नहीं इसमें, तो ये सब कैसे सही हुआ, तो ऐसा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी है, इसको याद रखिएगा। ए लेस देन और इक्वल टू बी, मतलब ए आइदर इक्वल और लेस देन बी, और इधर की बात कर रहे हैं, चाहे ये होगा चाहे ये होगा, दोनों हो जाए अच्छी बात है। तो दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी, मतलब एक स्टेटमेंट भी ट्रू है तो ओवरऑल ट्रू है। जैसे हमने ऐसा लिख दिया एग्जाम्पल 4 लेस देन इक्वल टू 3, तो ये देखो क्या क्या केस हो सकता है, 4 चाहे 3 के इक्वल होगा या 3 से छोटा होगा, जो आपका पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी। होप आपको क्लियर होगी बात, ठीक है। अब आते हैं इसी पॉइंट्स को आगे बढ़ाते हैं, जैसे इसको हमने जैसे अभी जस्ट बोला कि दिस इज कॉल्ड लेस देन और इक्वल टू। सिमिलरली अगर इसको उलट दें तो क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। मतलब इसी स्टेटमेंट की बात करें, इसी में सेकंड स्टेटमेंट बात करें, अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है, इसको कैसे पढ़ोगे, ए इज आइदर इक्वल और ग्रेटर देन बी, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। तो ये है इसका मीनिंग, ये है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में क्लियर है, एग्जांपल में मतलब इसको उलट दिया, तो जैसे लिख दिया 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 स्टेटमेंट ट्रू है, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 स्टेटमेंट ट्रू है। सिमिलरली एक तीसरा स्टेटमेंट मैं इसमें लाता हूँ, इक्वल साइन हटा दूं तो अगर ऐसा लिखा हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ए इज लेस देन बी, ए इज
लेस देन बी। अब आप सारी बातें समझ गए हो, इसलिए मैं बस पॉइंट लिख दे रहा हूं। और नेक्स्ट है ए ग्रेटर देन बी, इसमें इक्वल हटा दिया तो ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये है आपका मेन कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी। समझ गए मेरी बात? तो इसी को बोलते हैं हम कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी। आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। आसान सा पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। कब सही है, कब गलत है, कौन सा स्टेटमेंट क्या कब ट्रू है, कब फॉल्स है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। तो दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी। होप आपको सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक है, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट। जो अब आगे की बात करें, पहले एक स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक है ना, अब छोटा छोटा अभी टॉपिक है, अभी मैं स्टार्ट किया हूं, थोड़ा क्वेश्चंस में पॉइंट्स बनाने में टाइम लगेगा। पहले मैं छोटी छोटी चीजें डिस्कस कर दूं जो आपको हमेशा यूज होगा। तो जो जहां जो पॉइंट बता रहे हैं उसको आप बस ढंग से, आप ये बात भी ख्याल रखना है कि विथ लेक्चर आप सारी चीजों को अपने कॉपी में नोट भी करना है। आपका प्रॉपर नोट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप हमेशा आप लेक्चर्स नहीं देखोगे। अभी आपके पास ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो आप अभी ऑनलाइन के लिए अवेलेबिलिटी है, पर जब ऑफलाइन हो जाएगा तो आपके आसपास आने का मतलब ये है कि आपका प्रॉपर नोट आपके कॉपी में होना चाहिए। जब मन हुआ एक बार पलट के देख लिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसलिए ये बात ख्याल रखो कि लेक्चर स्टार्ट हुआ है, आप जैसे लेक्चर पर बैठो तो आप नोट लेके बैठो, सारी बातें सुनो और टाइम टू टाइम उसे नोट भी करते चलो। प्रॉपर नोट आपके कॉपी में होना चाहिए। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ इंटरवल। द नेक्स्ट पॉइंट इज कंसेप्ट ऑफ इंटरवल। कंसेप्ट ऑफ इंटर, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ इंटरवल। अब आ जाता हूँ व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ इंटरवल, ये क्या है। तो देखो इसमें सबसे पहले मैं इंटरवल नाम सुनो, इंटरवल जैसे आप सिंपली आप छोटी सी बात, इंटरवल एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सब स्कूल जाते हैं, स्कूल में इंटरवल होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरवल? टिफिन नहीं बोलो जो इंटरवल मतलब 45 मिनट का इंटरवल है। मतलब अगर 1 बजे क्लास खत्म हुई तो जो क्लास जो आपके लगेगी, यानी बेल जो बजेगा वो आपका 1:45 बजेगा। मतलब इस बीच में आप फ्री हो, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इंटरवल। मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल आपको प्रोवाइड कर दिया गया कि यहाँ से यहाँ तक आप रहो, इस बीच में आप ये काम करो, इस बीच में ये काम करो। क्लास शेड्यूल भी तो होता है, क्लास ड्यूरेशन भी तो होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरवल। तो वही चीज है, किसी पर्टिकुलर थिंग्स को हम कहीं से कहीं तक फिक्स कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरवल। तो वही चीज है। तो अभी मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में आपको पता है कि यहाँ पर कुछ नहीं, वो पर्टिकुलर चीज जो वेरिएबल है, और वेरिएबल अननोन फॉर्म है कि वेरिएबल को हम इन जनरल एक्स के फॉर्म में मानते हैं। तो मतलब हम एक वेरिएबल मान लेते हैं एक्स, जो आपका वेरी कर रहा है। अब उसको फिक्स कर दिया भाई ये इंटरवल, तुम यहाँ से यहाँ तक घूमोगे, तुम यहाँ से यहाँ तक जाओगे, तो दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ इंटरवल। तो उसी इंटरवल्स को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हम पढ़ेंगे और देखेंगे क्या है। तो स्टेटमेंट पहले इसमें कुछ चीजें ऐड कर लें। तो स्टेटमेंट पहले इसके पॉइंट है, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। मैंने 2 रियल नंबर ले लिया जो ए और बी है। दूसरा पॉइंट रखा, ए जो है आपका बी से छोटा है। दूसरा पॉइंट, एंड एक्स बी आ वेरिएबल। एक्स को एक क्वांटिटी माना जो वेरिएबल है, मतलब ये वेरी कर रहा है, एक्स बी है वेरिएबल। तो क्लियर है, एक्स बी ए वेरिएबल क्वांटिटी में कंप्लीट लिख दूं, एक्स बी ए वेरिएबल क्वांटिटी, एक्स बी ए वेरिएबल क्वांटिटी, मतलब एक वेरिएबल क्वांटिटी है। अब आता हूं मैं इंटरवल डिसाइड करने के लिए। तो सबसे पहला इंटरवल जो मैं डिस्कस करूंगा, दैट इज कॉल्ड ओपन ओपन इंटरवल। पॉइंट देखना, ओपन ओपन इंटरवल, छोटी सी पॉइंट है। अब आप नाम सुन लोगे, व्हाट इज ओपन ओपन, ओपन ओपन खुला खुला इंटरवल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन ओपन इंटरवल। तो पॉइंट सुनिएगा, ओपन ओपन इंटरवल में क्या होता है कि एक्स को हम वैरी कराते हैं। यहाँ हमने 2 नंबर पहले ले रखा है, फर्स्ट नंबर इज ए एंड सेकंड नंबर इज बी। तो क्लियर है कि एक्स को हम ए से बी के बीच में वैरी कराएंगे। ओपन ओपन का मतलब यही है कि लोअर लिमिट पे भी इक्वल साइन नहीं होगा और अपर लिमिट पे भी इक्वल साइन होगा। मतलब जहां से स्टार्ट किए उसको छोड़ के और जहां खत्म किए उसको भी छोड़ के, दैट इज कॉल्ड ओपन ओपन इंटरवल। मतलब कहना यही चाह रहे हैं कि ए जो होगा, एक्स जो होगा वो ए टू बी के बीच में होगा, यानी एक्स लाइंग बिटवीन ए टू बी, दैट इज कॉल्ड ओपन ओपन इंटरवल। ओपन ओपन इंटरवल मतलब कहना यही चाह रहे हैं कि एक्स जो है ए और बी के बीच में होता है। अब इसी को हम नंबर लाइन देते हैं। नंबर लाइन आपको बताया था ना कि माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, दैट इज कॉल्ड नंबर लाइन। तो नंबर लाइन की बात करते हैं, तो अब हम किसी नंबर को, रियल नंबर को नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब आप देखो कि इसको अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो देखो क्या है, तो ये है आपका रियल नंबर लाइन,
फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो इसमें ए और बी कहीं कहीं होगा। मान लिया ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो x जो एक ऐसा वेरिएबल क्वांटिटी है जो a से b के बीच में होगा, तो a और b के बीच में मतलब a को छोड़ के और b को छोड़ के, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ओपन ओपन। मतलब यहां से स्टार्ट हुआ x एक्सक्लूडिंग a और यहां फिनिश हुआ एक्सक्लूडिंग b, बट इसके बीच में है ना a के इक्वल है ना b के इक्वल है, दैट इज कॉल्ड ओपन ओपन इंटरवल, ओपन ओपन इंटरवल। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ओपन ओपन इंटरवल। अब तो मीन मतलब समझ में आ गया कि ओपन ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है। अब नेक्स्ट है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा लिखते हैं, x बिलोंग्स टू, मतलब x किस सेट को बिलोंग कर रहा है, ए से बी को, तो ए से बी को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, यूज स्मॉल ब्रैकेट, यूज स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, मतलब a कॉमा b। this my meaning of this is x starts from a excluding a and into b excluding b, मतलब a से b के बीच में है, ना a के इक्वल है ना b के इक्वल है। दिस इज ओपन ओपन इंटरवल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बिग ब्रैकेट को रिवर्ट कर दो, दैट इज कॉल्ड ओपन ओपन इंटरवल, मतलब a के इक्वल नहीं है, b के इक्वल नहीं है, a और b के बीच में, तो दिस इज कॉल्ड ओपन ओपन इंटरवल। यही रिप्रेजेंटेशन है। कहीं भी ऐसा लिखा हुआ देखना तो कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब है x a और b के बीच में है, ना a के इक्वल है ना b के इक्वल है। ठीक है, तो ये आ गया फर्स्ट इंटरवल, ओपन ओपन इंटरवल। होप आपको समझ में आ रही होगी बातें। ठीक है, चलिए सेकेंड इंटरवल्स में आते हैं। तो अब ओपन ओपन के बाद नेक्स्ट है ओपन क्लोज, तो क्लोज इंटरवल। तो आप अगर आपको थोड़ा लॉजिक क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो आपको ये वाला समझ में आ गई, ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि ओपन क्लोज क्या होता है। ओपन और क्लोज, ओपन पहले है, मतलब शुरुआत में लोअर लिमिट पे आपका इक्वल साइन नहीं होगा, क्लोज बाद में, मतलब अपर लिमिट पे इक्वल साइन होगा। इस पॉइंट का दिमाग रखना, अपर लिमिट पे इक्वल साइन, ये देखो पॉइंट पकड़ना, अपर पे इक्वल और लोअर पे अनइक्वल। तो मतलब कहना यहाँ ये चाह रहे हैं कि ये एक्स जो एक वेरिएबल होगा ऐसे स्टार्ट होगा, स्टार्ट फ्रॉम ए और एंड कहाँ होगा बी, और बी पे क्या यूज करेंगे, इक्वल साइन, एक्स स्टार्ट फ्रॉम ए एंड इनटू बी एंड एक्सक्लूडिंग ए इंक्लूडिंग बी। मतलब इसको अगर नंबर लाइन पर ले जाओ, चलो नंबर लाइन पे इसको दिखा देते हैं, दिस इज नंबर लाइन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, तो मतलब ए को छोड़ दिया, स्टार्ट हुआ यहां से चला, यहां से चला और बी पे आके रुक गया, बी को इंक्लूड कर दिया और ए को एक्सक्लूड किया। दिस होल रिप्रेजेंट एक्सक्लूडिंग ए, दिस डार्क ऑफ होल रिप्रेजेंटिंग इंक्लूडिंग बी, तो मतलब ए टू बी के बीच में है, तो इसको हम बोलते हैं ओपन क्लोज इंटरवल। तो समझ गए ओपन क्लोज का मीनिंग, तो ये है ओपन क्लोज का मीनिंग। अब आते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। पॉइंट सुनना, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंट देखो कैसे करें, इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है, एक्स बिलोंग्स टू, ओपन को जहां ओपन समझ में आ गया, चाहे स्मॉल ब्रैकेट यूज करो चाहे रिवर्स करके बिग ब्रैकेट यूज करो, तो क्या करेंगे, तो ये मैंने स्मॉल ब्रैकेट यूज किया, ए बी, बी पे क्लोज है, तो जहां क्लोज है वहां यूज करो बिग ब्रैकेट, जहां ओपन है वहां यूज करो स्मॉल ब्रैकेट। समझ में आ गई मेरी बात, तो दिस इज कॉल्ड ओपन क्लोज इंटरवल। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो देख लो, अब आपको इसके बाद समझ में आ रहा होगा, इसके बाद लग रहा होगा और क्या हो सकता है। तो चार ऑप्शन है हमारे पास ना, पहला ओपन ओपन हो गया जो आप समझ गए हो, दूसरा ओपन क्लोज हो गया, ठीक है, तीसरा क्लोज ओपन होगा, और फोर्थ वन आप ही गेस करो, तो फोर्थ वन क्या होगा, क्लोज क्लोज इंटरवल। तो ये चार डिफरेंट इंटरवल है जो हमें पढ़ना है, और जितने भी आंसर्स होते हैं जो इनइक्वालिटी में होते हैं वो इंटरवल्स में ही होते हैं बच्चों। इसको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लोज ओपन को बहुत ही माइन्यूटली आपको देखना होगा, क्योंकि कभी कभी किसी आंसर में 1 2 3 में क्लोज भी लगा देता है, 1 2 3 में ओपन भी लगा देता है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि आपको देखना होगा कि 1 और 3 में सॉल्यूशन करने के बाद की इक्वल साइन है कि नहीं है। तो है तो बहुत ही छोटी सी चीज, तो माइन्यूटली आपको गौर करना होगा, तो इम्पोर्टेंट है। छोटे छोटे से ही आगे बहुत सारी चीजें बनती हैं, तो बस देखते रहिए, समझते रहिए और सॉल्व करते रहिए। चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं, तो ओपन ओपन, ओपन क्लोज, थर्ड वन, अब मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, इसी में लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, इसी में लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्या होगा, क्लोज, तीसरा,
तीसरा क्या होगा, क्लोज ओपन। तो क्लोज ओपन में यहाँ क्लोज कर दिया, ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, ए पे क्लोज लगा दिया और बी पे, ए पे क्लोज लगा दिया, बी पे ओपन है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड तीसरा क्लोज ओपन। और लास्ट क्या होगा, अब आप खुद सोचो, फोर्थ क्या होगा, क्लोज क्लोज। तो यहाँ भी इक्वल, यहाँ भी इक्वल, लोअर लिमिट पे भी इक्वल, अपर लिमिट पे भी इक्वल, मतलब यहाँ भी डार्क, यहाँ भी डार्क, और ए पे क्लोज लगाते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लोज क्लोज इंटरवल। उम्मीद है आपको इंटरवल समझ में आ गई होगी। आसान है बट दिमाग वाला। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। अब फिर थोड़ा आते हैं थोड़ा इनफाइनाइट इंटरवल पे, और फिर स्टार्ट करेंगे इंटरसेक्शन और यूनियन ऑफ इंटरवल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हम्म हम्म चलो इंटरवल को थोड़ा आगे बढ़ाएं टॉपिक्स। तो ये सब बेसिक्स पार्ट्स में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज में ये इन्वॉल्व होता है, हर जगह घुस जाएगा। तो आपको जब तक पता नहीं होगा कि कौन सी चीजों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तब तक आप आंसर सही कैसे दोगे, इस बात तक तो है ही। तो इस चीजों को ख्याल रखना होगा, है ना। अभी देखिए, अभी मैंने क्वेश्चंस, अभी कुछ थ्योरी कुछ खास डिस्कस नहीं किया, धीरे धीरे बढ़ूंगा, क्वेश्चंस में आऊंगा, कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। एक डीपीपी भी आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा, आज भी आपको डीपीपी मिल जाएगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सीट। तो उसमें यही होगा कि पर वो डीपीपी में यही है कि कुछ क्वेश्चंस जहां तक हो पाएगा आज मैं उस डीपीपी के पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उस पर कुछ प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आप वो डीपीपी बना पाओ। पर सेकेंड लेक्चर के बाद वो डीपीपी आप कॉन्फिडेंटली आप सॉल्व कर। तो मतलब यही है कि असाइनमेंट तो आपको मिल ही जाएगा, बट यही है कि आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा, हड़ाइएगा मत। कुछ बनेगा कुछ नहीं बनेगा, जो नहीं बनेगा अंडरस्टूड है कि वो नहीं पढ़ा है, जैसे ही पढ़ोगे वैसे तो सॉल्व होने लगेगा। तो बस कीप पेशेंस एंड हैव फेथ। तो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट लिखिए इनफाइनाइट इंटरवल। इनफाइनाइट इंटरवल, इनफाइनाइट इंटरवल की हम बात करते हैं। देखो नाम, जो आप एक बार नाम नाम सुन के आपको लग रहा होगा हमने ये बोला है कि इनफाइनाइट इंटरवल। तो अब ये इनफाइनाइट इंटरवल का क्या मतलब इनफाइनाइट मतलब काफी बड़ा, काफी बड़ा। तो इनफाइनाइट मतलब काफी बड़ा, मतलब इसका कोई एंड नहीं है, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। अगर इन्फिनिटी को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो वेरी लार्ज पॉजिटिव क्वांटिटी विच वी कैन नॉट मेजर ही नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट इंटरवल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी में कुछ एग्जांपल, कुछ पॉइंट देखते हैं। अगर कभी ऐसा दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू a, सुनना मेरी बात, देखो पॉइंट अल्टीमेटली वही क्लोज ओपन ही है, पर क्या ऐसा मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, नंबर लाइन पे आता हूँ, ये है पॉइंट ए, एक्स अभी भी वेरिएबल है, ए आपका रियल है। तो बोल रहा है एक्स ए के इक्वल है या ए से बड़ा है। दिस इज माइनस इंफिनिटी, दिस इज प्लस इंफिनिटी। मतलब ए से बड़ा कहां तक चल जाएगा, वो प्लस इंफिनिटी तक चल जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि x जो है a से स्टार्ट होगा और एंड कहां पे होगा, इंफिनिटी पे होगा। मतलब x स्टार्ट फ्रॉम a एंड इनटू इंफिनिटी। तो ये है। अब एक बात ये आएगा कि सर ये तो ऑलरेडी पर रखो, दिस इज कॉल्ड ओपन ओपन क्लोज ओपन इंटरवल। तो क्लोज ओपन इंटरवल, तो ये तो आपको समझ में आ रही है बात है कि उस फॉर्म में है, रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। पर इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड करता हूं कि आप देख रहोगे इन्फिनिटी पे मैंने इक्वल साइन यूज नहीं किया। तो आगे बढ़ रहा है इन्फिनिटी तो चला जाएगा, बोले तो इन्फिनिटी भी इक्वल साइन यूज कर सकते हैं। तो ये बात दिमाग में रखना है कि इन्फिनिटी पे हम कभी इक्वल साइन यूज नहीं कर सकते। नेवर यूज क्लोज इंटरवल एट इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, बिकॉज इन्फिनिटी इज अ वेरी लार्ज क्वांटिटी विच वी कैन नॉट मेजर। तो जब मेजर ही नहीं कर सकते हैं तो इक्वल साइन कहां से लगाएंगे, क्लोज इंटरवल क्यों यूज करेंगे। तो अगर कभी ऐसा कोई स्टेटमेंट दे रहा है दैट मीन दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। नेवर यूज क्लोज इंटरवल एट इन्फिनिटी, तो कहना यही है। इसलिए मैंने यहाँ क्लोज यूज नहीं किया। मतलब इसको अगर इंटरवल में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू a टू इंफिनिटी। इंफिनिटी में क्या यूज करोगे, ओपन। क्लियर मेरी बात। सिमिलरली एक और छोटा सा इसी में एग्जांपल लेता हूँ, x अगर लेस देन इक्वल टू 3 दे दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज माइनस इंफिनिटी एंड दिस इज प्लस इंफिनिटी। ये आ गया पॉइंट 3, तो 3 के इक्वल होगा या 3 से छोटा होगा।
मतलब x जो होगा माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 तक है ये। फिर से वही बात, हमने क्लोज यूज नहीं किया है। और इंटरवल में लिखना हो तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 3 पे क्लोज। ये इक्वल साइन हटा दिए तो 3 पे क्या लग जाएगा, ओपन लग जाएगा। तो अंडरस्टूड है, सारी बातें समझ में आ गई आपको। इसको नोट कर लीजिए। एक छोटा सा पॉइंट है, उसको भी मैं लिख ही देता हूँ, जो मैंने कहा था कि नेवर यूज क्लोज इंटरवल एट इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। पॉइंट क्लियर है, याद रहेगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट। समझ में आ रही है बात ना, सारी चीजें दिख रही होंगी। तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। लिखता हूं, बताओ। तो नेक्स्ट है आपका, खड़ी डालिएगा, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स। लिखिएगा यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 और मोर इंटरवल्स। यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 और मोर इंटरवल्स। हेडिंग डालिएगा यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 or more intervals. This is the heading of this section. So union intersection of 2 or more intervals. तो यूनियन इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं यूनियन के बारे में बताऊँ। छोटा सा पॉइंट है, डिटेल में ये यूनियन इंटरसेक्शन का डिटेल जो है जब सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे तो बताया जाएगा। सेट थ्योरी अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अभी पहले आपको जो जो चीजें बेसिक्स में जरूरत है उसको मैं डिस्कस कर दूंगा, उसके बाद मैं फिर सेट थ्योरी बताऊंगा। तो सेट थ्योरी आपको बताया जाएगा, उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी जहां जहां जो चीजें की जरूरत है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे बिलोंग्स टू बताया, दैट इज अ पार्ट ऑफ सेट थ्योरी। यूनियन इंटरसेक्शन भी पार्ट ऑफ सेट थ्योरी है, उसमें और भी डिटेल से जानेंगे। अभी जो जरूरत है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वो यूनियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं और से इसको और लिखते हैं, यूनियन लिखते हैं या लिखे और इसको इस तरह से साइन यूज करते हैं, यू साइन। तो यू साइन है, तो यू साइन का मतलब करता है कि मतलब ये कहने का मतलब यही है कि अगर if two sets, if A union B are given, so what is the meaning of this? तो A union B अगर given है, इसका मतलब होता है A union B, मतलब it is the set containing all elements of A and all elements of B, containing set of all elements of A and all elements of B। ये है आपका यूनियन ऑफ A यूनियन B, मतलब सारा एलिमेंट A का भी आ जाएगा, सारा एलिमेंट B का भी आ जाएगा। और सेट का एक स्टेटमेंट है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि A और B में कुछ कॉमन एलिमेंट भी आ जाए। तो सेट में हमेशा याद रखना कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज यूनिक, मतलब एक एलिमेंट को एक ही बार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेट में जो, जैसे सिंपल सा एग्जांपल मैं अगर सेट में बताऊं, जैसे कोई क्रिकेट टीम 11 प्लेयर्स, ऐसा थोड़ी है जो फर्स्ट बैटिंग किया लास्ट में फिर जो बैटिंग कर सकता है। 11 तो डिफरेंट होंगे, सब यूनिक होते हैं, कुछ ही एलिमेंट्स को आपको रिपीट नहीं करना है। जैसे वही चीज है, तो अगर कॉमन आ भी गया तो उसको एक ही बार काउंट करना है, तो वही है। तो एग्जाम्पल जैसे मैं लेता हूँ यूनियन के बारे में एग्जाम्पल, पहले एक सिंपल एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, फिर उसका इंटरवल्स में भी थोड़ा यूनियन लेके बताऊंगा। तो मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ए को मैंने लिख दिया 1 2 3, दिस इज द फर्स्ट सेट। एक सेट में हमारा 3 एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट है ए जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, और एक एलिमेंट बी ले लिया, इसको मैंने ले लिया 4 5। तो बोल दिया व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी 2 3 4 5, ठीक है। एक एलिमेंट में सी भी ले लेता हूँ, सी को ले लिया 3 5, तो सी है 3 5। तो हमने बोला व्हाट इज ए यूनियन सी। ए यूनियन सी मतलब इसको इसको मिलाएंगे, तो 3 तो है ही पहले से ए में, तो 3 को एक ही बार काउंट करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं 1 2 3 5। तो दिस इज ए यूनियन सी। सिमिलरली अगर मुझे बी यूनियन सी की बात किया, तो बी यूनियन सी मतलब इसको इसको मिलाएंगे, तो क्या आ जाएगा 3 4 एंड 5।
अगर सिमिलरली अगर हमें तीनों को यूनियन कर देना पड़े, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी, तो तीनों एलिमेंट्स को मिलाएंगे तो 1 2 3 4 5, तो सब तो है ही, तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5। तो दिस इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट। तो मैंने सेट के फॉर्म में थोड़ा रिप्रेजेंट कर दिया, सिंपल सा एग्जांपल है, सेट में ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं और उसको मैंने यूनियन करके कंबाइन करके रिप्रेजेंट। और डिटेल में आप सेट थ्योरी में पढ़ोगे, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, पॉइंट्स है, सिंपल है, तो मैं जरूरत है तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसको याद रखिए, दिस इज कॉल्ड यूनियन। अब इसी में एग्जांपल में दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ये तो हमने सेट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब अगर इंटरवल फॉर्म में अगर सेट दिया हुआ है, मान लो ए बिलोंग्स टू, अगर मान लो ए बिलोंग्स टू अगर ऐसा दिया हुआ है -1 to +1, ये समझ में आ रहा है ना, ए आपका -1 से +1 के बीच में, ठीक है। और बी जो आपका दिया हुआ है, बी आपका है बिलोंग्स टू, अगर हमने दे दिया दैट इज कोकामा 1 यानी कि 1/2, 3, बी है 1/2, 3। तो ये आप सोचो कि 1/2, 3 पे मैं ओपन दे देता हूँ। अगर आपको यहां बोल दिया है कि फाइंड ए यूनियन बी, तो फाइंड ए यूनियन बी, आप सोचिए कि ए और बी का अगर यूनियन करना है तो क्या करेंगे, फाइंड ए यूनियन बी। तो ये ए यूनियन बी का मीनिंग क्या आएगा, तो ए यूनियन बी सोचिए, तो इसमें ए और बी को अब कंबाइन करेंगे, ए यूनियन बी लिखना चाहते तो ए और बी को कंबाइन करेंगे, तो देखो कैसे कंबाइन करेंगे। अब कंबाइन करने के लिए या कॉमन की बाद में मैं बात करूंगा, कंबाइन जब भी इंटरवल में दिया रहे, आप कोशिश करो कि ना कि नंबर लाइन यूज करके मैं यूनियन करूँ या नंबर लाइन इंटरसेक्शन करूँ। तो देखो रिप्रेजेंट तो करने सबको आता है, तो देखो ये वाला पॉइंट है -1, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, दिस इज 1, दिस इज 3, एक सिंपली रफली मैंने एस्टिमेट किया है, ये क्लियर है, इसके बीच में 1/2 होगा। तो पहला सेट कहां से कहां तक है, तो फर्स्ट सेट बिलोंग्स टू -1 पे क्लोज है, और 1 पे क्या है ओपन है, ओपन जहां है वहां पर हमने क्या लगा दिया, होल बना दिया। और दूसरा कहां से है, तो दूसरा है 1/2 पे क्लोज है और 3 पे क्या है ओपन है। अब बताओ ए और बी दोनों को मिला दिया, तो कॉमन एलिमेंट्स कहां से कहां तक, तो 1/2 से लेके 1 के बीच में कॉमन एलिमेंट, ये तो एक ही बार आएगा, और उसके बाद 1 से लेकर 3 तक अनकॉमन एलिमेंट। तो दोनों को मिला दिया तो एलिमेंट कहां से कहां स्टार्ट हो जाएंगे, एलिमेंट स्टार्ट हो जाएंगे -1, और कहां फिनिश होंगे 3 पे, -1 पे क्लोज है और 3 पे क्या है ओपन है, जिसको क्या लिखेंगे, दिस बिलोंग्स टू, दिस इज इक्वल टू या बिलोंग्स टू लिखता हूं, दिस -1 to 3, 3 पे ओपन। तो दिस इज कॉल्ड यूनियन ऑफ ए और बी, ठीक है। सिमिलरली सी में भी ले लो, कुछ ऐसा भी हो जाए अलग हो जाए, तो मान लो कि अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं आया तो दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल सी ले लिया, सी अगर हमने ऐसा ले लिया, सी को अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं, सी मैंने ले लिया 2 to 4, सी 2 to 4, 2 to 4। तो अगर ए यूनियन, अगर सी की मैं बात करूं, ए यूनियन सी में देखो क्या है, ए, फिर से मैं नंबर लाइन यूज करता हूँ, ए है -1 to +1, ये है 2, ये है 4। तो ये पहला बोल रहा है -1 से लेके +1, और ये बोल रहा है 2 to 4, 2 to 4, दोनों पे क्लोज है, दोनों पे क्लोज है, यहाँ पे ये इस पे क्लोज है। तो अब दोनों को अगर मिलाऊंगा तो दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं, तो मतलब इसको बस ऐसे ही रखना होगा, मतलब ए यूनियन सी की अगर सपोज बात करो, तो दिस बिलोंग्स टू, अगर बिलोंग्स टू की बात करें तो इसको यूनियन, इसको मतलब लिखना ऐसे होगा, -1, 1 यूनियन 2, 4, यूनियन 2, 4, दिस इज कॉल्ड ए यूनियन सी। होप तो मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, आसान है। तो यही है आपका यूनियन का फॉर्म, मतलब दो सेट्स को आप सिंपली कंबाइन कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड यूनियन। सिंपली कंबाइन कर देंगे तो आपका उसका मतलब क्या है, तो दैट इज द यूनियन ऑफ ऑल सेट, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट, ठीक है। तो इसी को आप बोलते हैं यूनियन। यूनियन आपको समझ में आ रही होगी बातें। तो अब आते हैं इसके बाद, पहले इसको नोट कर लो आप, एक स्क्रीनशॉट ले लो, यूनियन। चलिए नेक्स्ट, यूनियन के बाद इंटरसेक्शन का है, यूनियन हो गया, हटा दो, इंटरसेक्शन। इस एग्जांपल को मैं रखता हूं ए, तो सेकेंड पॉइंट है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब इंटरसेक्शन इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको आप एंड भी बोलते हैं, आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन, उल्टा यू, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। इसको हम बोलते हैं कॉमन बिटवीन ए एंड बी।
तो इसको इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसा कभी लिखा रहा है ए इंटरसेक्शन बी, इट इज मीन ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको लैंग्वेज लिखना है तो इसी लैंग्वेज में थोड़ा कम मॉडिफाई कर देते हैं। इट इज द सेट ऑफ कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स कॉमन ऑफ ए एंड कॉमन सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स सेट, वन सेकेंड लिख देता हूँ। इट इज द सेट ऑफ इट इज द सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स belongs to A and B। यानी सारा कॉमन एलिमेंट जो ए और बी का है उसको हम ए इंटरसेक्शन बी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। अब आता हूं, इसी को मैं फिर से कॉमन करता हूं, सुनना मेरी बात, फिर से कॉमन करता हूं। अब ये सी एस आई चीज आप देख रहे हो, अब इसी दो एग्जाम्पल को मैं फिर से इंटरसेक्शन में यूज करता हूँ। जैसे मैंने सिंपली स्टेट में बोला, तो बोला व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की बात करूंगा तो एक बात आपको याद रखो, आप देखो ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट है, ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट है तो नहीं है, तो इसको आप ऐसे लिख दो, मतलब ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज कॉल्ड नल सेट, नल सेट, या फिर इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो फाइव, दिस इज आल्सो कॉल्ड फाइव। मतलब अगर कोई कॉमन एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तो उसको हम फाइव भी बोल सकते हैं, मतलब फाइव में नो एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड नो एलिमेंट्स, मतलब कोई एलिमेंट इसमें नहीं है। इंटरसेक्शन भी नल सेट, कभी इसका ये साइन मेंशन किया हुआ है, ये मेंशन किया हुआ है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये फाइव है, फाइव मतलब नल सेट। सिमिलरली ठीक है, अगर ये अगर ए इंटरसेक्शन सी बोल दिया गया, ए इंटरसेक्शन सी कौन सा कॉमन एलिमेंट है? सिर्फ तीन कॉमन है। ए अगर बी इंटरसेक्शन सी कर दिया गया तो कौन सा कॉमन एलिमेंट है? तो पांच कॉमन है। तो कॉमन एलिमेंट्स को मिला के एक नया सेट बना दिया गया, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। सिमिलरली जैसे यहाँ ए और बी है, सिमिलरली अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी करना है तो हमने अभी जस्ट कहा यूनियन इंटरसेक्शन करना है तो बेटर टू यूज नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे आता हूँ, यहाँ ए दिया हुआ है, यहाँ बी दिया हुआ है, अब ए और बी को कॉमन करना है। सबसे पहले हमने क्या किया कि ए को, ये पहले ए को रिप्रेजेंट किया, तो देखो क्या है, ये है -1, ये है +1, ये है 1/2 और ये है 3 3। ठीक है, तो देखो ए क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है -1 से लेकर के +1, ठीक है, -1 से +1 ए यही है। बी क्या बोल रहा है, 1/2, 1/2 पे क्लोज है और 3 पे ओपन। तो व्हाट इज द कॉमन बिटवीन ए एंड बी? अगर इसमें ए और बी को कॉमन करे, ए एंड बी के बीच में कॉमन है, तो व्हाट इज द कॉमन पार्ट? तो ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन को देखो कि कौन सा पार्ट एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है, कौन सा पार्ट ओवरलैप कर रहा है, मतलब कौन सा रीजन कॉमन है वो दिख जाएगा। तो आप देखो यहाँ से कि 1/2 से लेकर के, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एलिमेंट्स कॉमन है ना, मतलब क्या लिख सकते हैं, 1/2 से 1। अब बात आती है कि 1/2 पे ओपन यूज करें कि क्लोज यूज करें, 1/2 पे ओपन यूज करें कि क्लोज यूज करें। तो देखो 1/2 के लिए यहाँ भी इंक्लूडेड है क्योंकि वन ये तो पूरा है, और 1/2 के लिए यहाँ भी इंक्लूडेड है, तो कॉमन में तो 1/2 आ ही जाएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि ये जो पॉइंट है 1 पे यहाँ पे ओपन है, तो मतलब एक को एक्सक्लूड कर दिया तो कॉमन में फिर कहाँ से 1 को इंक्लूड करेंगे? तो क्या आ जाएगा, तो दिस यहाँ से लेके यहाँ तक वाला रीजन होगा, तो दैट बिलोंग्स टू 1/2 टू 1, 1/2 कॉमा 1, 1 पे है ओपन और 1/2 पे है क्लोज। तो दिस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी इन इंटरवल फॉर्म। तो हमेशा याद रखो कि कभी भी इंटरसेक्शन या यूनियन करना हो तो बहुत ही आसान तरीके से आपको नंबर लाइन यूज करके आप बहुत ही इजीली आप आंसर निकाल सकते हो। तो बेटर ये होगा कंफ्यूजन ना हो, बेहतर है कि आप नंबर लाइन ही यूज करके बनाना और आपको सारी बातें तुरंत तुरंत दिखने लगेगी। तो याद रखिएगा। तो चलिए, ये कुछ एग्जाम्पल हुआ, इसको नोट कर लो। मैं इसके एक दो एग्जाम्पल और दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आता हूँ, कुछ एग्जाम्पल से और देखूंगा, उसके बाद में बेसिक लॉज ऑफ इनइक्वालिटी पे आऊंगा। ठीक है, बताता हूँ, कुछ एग्जाम्पल और दिखाता हूँ। जैसे इसी में हमने बोल दिया व्हाट इज ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, इसी एग्जाम्पल की बात करते हो। ए क्या बोल रहा है, नंबर लाइन पे आ गया, ए क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है -1 से +1 के बीच में रहेंगे, और सी क्या बोल रहा है 2 to 4, 4 और आगे लेता हूँ, ये 2 to 4 के बीच में रहूंगा। तो पहला क्या बोल रहा है, -1 से लेकर के 1 तक, ठीक है।
अब बी क्या बोल रहा है, फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम 2 पे है क्लोज और 4 पे है भी क्लोज। अब देखो दोनों, ये है ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सी रिप्रेजेंट, बताओ ए और सी में कोई कॉमन रीजन है? दोनों को ऐसे करके मिलाओगे भी तो देखो दोनों गायब हो गया, ये वाला रीजन कॉमन है ही नहीं। मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 5, मतलब इट हैज नो कॉमन एलिमेंट, तो दिस इज इक्वल टू 5। सिमिलरली अगर आप लिखना चाहो, सिमिलरली अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी करूं, तो बी इंटरसेक्शन सी भी करता हूं, तो देखो बी, तो बी क्या है, तो बी है 1/2 से लेके 3 तक, और सी है 2 to 4 तक। सी जो है आपका 2 to 4 तक, ठीक है। तो अब देखो, तो बी है 1/2 to 3, तो 1/2 पे क्लोज है और 3 पे क्लोज है, ठीक है ना, 3 पे क्लोज है। और सी जो है आपका 2 to 4, 2 to 4, तो सी है 2 to 4। तो बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी है, तो देखो क्या है कि दोनों को अगर सपोज कॉमन करेंगे तो देखो कौन सा रीजन कॉमन है, देखो 1/2, बी है 3 पे, 1 सेकंड, यहाँ 3 पे ओपन है, यहाँ मैंने मिस कर दिया, यहाँ 3 पे ओपन है, 1/2 to 3, 3 पे ओपन, 2 to 4 दोनों पे क्लोज है, डार्क कर दिया तो क्लोज है, कंफ्यूज मत होना। अब दोनों कॉमन करो तो दिख रहा होगा, ऊपर नीचे को मिला दो, अब ओवरलैप कर दो, तो देखो ओवरलैप जैसे ही करोगे देखो 2 से 3 के बीच में कॉमन रीजन आ रहा है, दिख भी रहा होगा आपको, ऐसे भी दिख रहा होगा 2 से 3 के बीच में कॉमन है, मतलब 2 पे क्लोज रखेंगे भी, यहाँ भी इंक्लूड है यहाँ भी इंक्लूड है, तो 2 पे आपका क्लोज रखेंगे, 3 पे यहाँ ओपन है यहाँ क्लोज है, मतलब 3 कॉमन में नहीं आएगा। तो आंसर क्या लिखेंगे, दिस बिलोंग्स टू 2 पे है क्लोज और 3 पे है ओपन, तो दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन एंड यूनियन इन इंटरवल फॉर्म। तो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। फर्स्ट डे है, थोड़ा हो सकता है दिक्कत हो, जैसे कुछ लैंग्वेज में भी दिक्कत हो, किसी को हिंदी बातें समझ में आ रही होंगी या जो भी है, तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ, जो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ दिखाऊंगा तो मैं इंग्लिश में ही, पर मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा, एक नहीं जरूरत पड़ने पर उसके बाद रिपीट भी करूंगा। बस आपको ये ख्याल रखना है कि जो मैं बोलूँ उसको ढंग से सुनो, ठीक है। इस बात का ख्याल रखो, उसको नोट करो। और जैसे लेक्चर से भी चल रहा है, आज आपका फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर आपको आज मिलेगा जिस टाइम, जैसे आप अभी देख रहे होगे, तो उसमें यही है कि ये बात मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों की पूरी कोशिश है कि आपको मिनिमम पर वीक 3 लेक्चर पर सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करें। उसके साथ साथ आपको असाइनमेंट डीपीपी भी दिया जाएगा, ठीक है ना, असाइनमेंट डीपीपी भी दिया जाएगा, जिसको आप जैसे जैसे कहा जाएगा वैसे वैसे आप सॉल्व करते चलो। सो माय डियर स्टूडेंट, ट्रस्ट योर टीचर्स, follow the instruction given by your teachers, and remember, only your hard work can change your life. Your hard work can change your life, ठीक है ना। No one can do it for you. कोई आपके लिए मेहनत नहीं कर देगा, करना आप ही को पड़ेगा। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा पेन लेने की आदत डालिए, धीरे धीरे सारी आदतें हो जाएंगी। और आप लेक्चर को, मैंने पहले भी कहा था, लेक्चर को आप इंजॉय करोगे, मजा आएगा आपको, आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, आपको जो जो डीपीपी देगा आपको इंटरेस्ट आएगा, आप बहुत इंटरेस्ट के साथ सारी चीजें सॉल्व करोगे। तो बस आप में पेशेंस रखना है, आपको जो कहा जाए उसको फॉलो करते जाना है, और तुरंत नहीं घबराना है। कुछ ना बने तो तुरंत मत घबराइए, अटेम्प्ट लीजिएगा, 1 से 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, तो ऐसा भी क्या है कि प्रॉब्लम नहीं बनेगा, जरूर बनेगा। अगर नहीं बना, कुछ ऐसा कंफ्यूजन रहा, तो फिर हम लोग क्यों हैं, फिर हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। हम लोग यही कोशिश रहेगी कि जितना मैक्सिमम हो आपको सपोर्ट करें। तो याद रखिएगा। चलिए, तो आगे कंटिन्यू करें। तो नेक्स्ट जो अभी मैं डिस्कस करूंगा, लिख लिया ना, मैंने अभी एक पॉइंट अभी आप लोगों को बोला कि अभी अभी एक पॉइंट आप लोगों को ही बताया था हार्ड वर्क के बारे में। मैंने कहा था कि रिमेंबर, ओनली योर हार्ड वर्क कैन चेंज योर लाइफ, योर हार्ड वर्क कैन चेंज योर लाइफ। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही डेप्थ है इसमें। सिर्फ आप ही की मेहनत आपके लाइफ को चेंज करेंगे, हम लोग तो एक माध्यम है। पूरी कोशिश रहेगी, तो यही कहना चाहते हैं, योर हार्ड वर्क कैन चेंज योर लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर यू, यू कैन डू इट। सो डू योर सेल्फ, एफर्ट लगाएं, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं, जरूरत पड़े जितना हो सके कीजिए, ऊपर वाला जरूर आपको खोले। चलिए, बातें भी हो जाती है बीच बीच में, तो चलिए नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है, देखिएगा, बेसिक
लॉज ऑफ इनइक्वालिटी। लिखिएगा बेसिक लॉज ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, बेसिक लॉज ऑफ इनइक्वालिटी। इसमें पहले रूल नंबर 1 पे आते हैं। रूल नंबर 1, इसमें कुछ पॉइंट्स, बहुत सारे रूल्स हैं। तो हमें लगता है कि एक एक रूल में तो कम से कम 6 to 7 रूल्स आएंगे। तो रूल बाय रूल में डिस्कस करूंगा, जहां जरूरत हो उसके साथ साथ मैं उसका बेस्ड प्रॉब्लम भी आपको डिस्कस करूंगा। लिखिएगा रूल नंबर 1। तो सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट्स मान लेते हैं। सबसे पहले मान लिया लेट a, b बिलोंग्स टू r। मैंने दो रियल नंबर ले लिया। अब इसमें सबसे पहले कुछ कुछ चीजें इसमें दिखाता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ना, हमने माना कि लेट a जो है वो a लेस देन इक्वल टू b। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अभी जस्ट बताया था, a लेस देन इक्वल टू b। अब इसमें कुछ चीजें मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन करूंगा, मतलब कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करके इस इनइक्वालिटी में कुछ चीजें करूंगा। तो उसके बाद देखता हूँ इनइक्वालिटी चेंज होता है, सेम होता है या क्या होता है। लेट्स डू। तो सबसे पहले इसमें मैं करूंगा, देखो ये तो नेक्स्ट एरो देके मैं स्टेप बाय स्टेप देखता हूँ। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। मैंने क्या किया कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी दोनों साइड ऐड किया। ए प्लस के, बी प्लस के। अब बताओ इनइक्वालिटी में क्या होगा? लेस देन इक्वल टू ही रहेगा कि कुछ और होगा? तो सिंपल सी बात है, इधर और इधर दो पॉइंट है, इधर भी हमने कुछ ऐड कर दिया, इधर भी कुछ ऐड कर दिया। तो जितना ये बढ़ा उतना ये भी बढ़ा। तो फिर चेंज कहाँ हुआ? मतलब नो चेंज इन इनइक्वालिटी। मतलब a प्लस के लेस देन इक्वल टू b प्लस के। मतलब प्लस करने से इफ वी ऐड k ऑन बोथ साइड देन नो चेंज इन इनइक्वालिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिमिलरली अगर इसमें मैंने माइनस कर दिया तो a माइनस के एंड b माइनस के, देन व्हाट हैपन? फिर से वही बात, जितना इधर घटा है उतना इधर घटा है। तो इनइक्वालिटी में चेंज कहाँ होगा? तो घट तो दोनों बराबर ही गया है। तो नो चेंज इन इनइक्वालिटी। ए माइनस के लेस देन इक्वल टू बी माइनस के, ठीक है। ए प्लस के लेस देन इक्वल टू बी प्लस के, ए माइनस के लेस देन इक्वल टू बी माइनस के, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट। मैं इस पे एग्जाम्पल पे भी आऊंगा, आपको सारा एक एक चीज को मैं दिखाऊंगा भी, और दिखा भी सकता हूँ। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल मैं साथ ही साथ लेके चलता हूँ। मैंने ऐसा लिख दिया 2 लेस देन इक्वल टू 3, 3 प्लस 1। तो क्या हो गया? 3 और ये 4 है, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। दोनों साइड 1 माइनस किया तो 3 माइनस 1, तो क्या हो गया? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। फिर से इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। तो प्लस माइनस किया तो देख रहा है इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो बचा क्या? तो प्रोडक्ट करना होगा। तो थर्ड पॉइंट हम लेते हैं कि ए के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए के बी के कुछ मल्टीप्लाई कर। k इज ए रियल क्वांटिटी, ये हम याद रखना कि k जो है यहाँ रियल क्वांटिटी है। k बिलोंग्स टू r है, k बिलोंग्स टू r है। अब कभी पॉजिटिव रियल है कि निगेटिव रियल है, डोंट नो, वो जब जरूरत होगी तो मेंशन कर देंगे। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो मतलब दैट इज अ रियल क्वांटिटी। हमने बोला ए के और बी के, पॉइंट देखना, ए के एंड बी के। तो ए के एंड बी के की सपोज अगर बात करें, अब बताओ इसमें इनइक्वालिटी का क्या होगा? सेम होगा, डिफरेंट होगा, कुछ नहीं कर सकते, नथिंग कैन बी सेम। तो देखो सबसे पहले कि ये पहले मैं पॉइंट बता देता हूँ कि अगर किसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो वो टर्म्स के साइन पर डिपेंड करेगा कि इनइक्वालिटी सेम रहेगा या डिफरेंट होगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि दिस इज आइदर लेस देन इक्वल टू और ए के ग्रेटर देन इक्वल टू। और ये जो डिपेंड करेगा आपको के पर डिपेंड करेगा। जब नो चेंज होगा तो के शुड बी पॉजिटिव, और अगर इनइक्वालिटी चेंज हो गया, लेस देन था अब ये क्या हो गया? ग्रेटर देन। ये तभी होगा जब के क्या होगा? नेगेटिव। मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इफ यू मल्टीप्लाई के ऑन बोथ साइड देन इफ के ग्रेटर देन 0 नो चेंज इन इनइक्वालिटी, के लेस देन 0 चेंज इन इनइक्वालिटी। मतलब इनइक्वालिटी रिवर्ट हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल यही देखते हैं ना। 2 लेस देन 3, मैंने इसमें 3 मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 3 और 3 इंटू 3, तो देखो क्या आ गया? 6 और 9, 6 लेस देन इक्वल टू 9, इनइक्वालिटी सही है। अगर ये इसमें हमने क्या किया कि -2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 इंटू -2 और 3 इंटू -3, तो देखो क्या आ रहा है? ये -4 आ रहा है, ये -9 आ रहा है। तो बताओ कौन बड़ा है? ये बड़ा है ना, ये बड़ा हो गया। मतलब पहले लेस था, अब क्या हो गया? ग्रेटर। तो वही पॉइंट ये है, नेगेटिव से है तो आपका उलट जाएगा, पॉजिटिव है तो सेम रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है तो बहुत छोटी सी बात, पर जरूरत बहुत जगह पड़ेगी। तो आपको इसको याद रखना है। ये आपका रूल नंबर 1 का ये 4 पॉइंट्स हो गया कि आपको इसमें करना क्या है, ठीक है। इसी में
अगर क्लियर है, पहले इसको देख लो बस, ज्यादा देर नहीं, मैं कुछ क्वेश्चन अभी डिस्कस करके कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में वो डील करूंगा। देखिए इसी में मैं इसी चीज को मैं और सारे के लिए भी रिप्रेजेंट करता हूँ, इसी चीज को सबके लिए मैं लिख देता हूँ, यही लिख देता हूँ। देखो क्या है कि अगर मैंने ऐसा लिखा इसी चीज को, अगर मान लो इसी चीज को अगर a लेस देन b है, इसमें भी वही बात है a प्लस के b प्लस के, ठीक है, a प्लस के, नो चेंज इन इक्वलिटी, सिर्फ लेस देन रहे या लेस देन इक्वल टू रहे, अब में वही बात है, माइनस के में भी वही बात है, नो चेंज, प्रोडक्ट में आपका सेम भी हो सकता है, प्रोडक्ट में आपका डिफरेंट भी हो सकता है। अगर सेम रहा तो k क्या होगा पॉजिटिव, डिफरेंट रहा तो k क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली अगर यही चीज अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू b है तो सेम स्टेटमेंट आएगा, तो a प्लस के ग्रेटर देन b प्लस के, a माइनस के ग्रेटर देन इक्वल टू b माइनस के, यानी कैसा भी इनइक्वलिटी, प्लस करते हो दोनों साइड तो नो चेंज, माइनस करते हो तो नो चेंज, प्रोडक्ट करते हो तो चेंज, ये हमारा कहने का मतलब है। मतलब a के एंड b के, तो ये सेम रहेगा या रिवर्स हो जाएगा, a के लेस देन इक्वल टू b के, ये k पॉजिटिव और ये क्या होगा k नेगेटिव। तो इसी तरह सारी चीजें आप देख सकते हो, तो नो चेंज इन इनइक्वालिटी, चेंज इन इनइक्वालिटी सिर्फ प्रोडक्ट के केस में होता है, तो याद, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लो, अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस पे आता हूँ। एक दो क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको एक्स के इंटरवल्स को, जो आपका रूल नंबर 1 पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है जिस पे मैं डिस्कस करूंगा, फिर देखता हूँ। हटाओ, तो चलो बेसिक तो क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को दिखाऊंगा और फिर कुछ क्वेश्चंस आपको लिखने दे दूंगा, आप बना के रखना, और कुछ इसके बाद आज असाइनमेंट भी आपको कुछ मिल जाएगा, उसमें कुछ क्वेश्चन, पहला दूसरा क्वेश्चन मैक्सिमम चांस है कि आपसे बन जाएगा, और नेक्स्ट लेक्चर के बाद रेस्ट ऑफ क्वेश्चन आपसे सॉल्व। तो चलिए क्वेश्चंस में क्या है, फाइंड द इंटरवल ऑफ एक्स, फाइंड द इंटरवल ऑफ एक्स, यानी एक्स का इंटरवल, यानी इंटरवल में आंसर बताना। तो मैं वन बाय वन के क्वेश्चन लिखता हूँ और उसको सॉल्यूशन देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रॉब्लम नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस 1 दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू 3, तो व्हाट इज द इंटरवल ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन, x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 3। तो देखो क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके सॉल्यूशन में मैं आता हूँ, तो देखो हमें x का इंटरवल पता करना है, मतलब x कहां से कहां तक लाई करेगा, तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ 1 हटाना होगा, इंटरवल डिसाइड करना होगा, तो सिंपल सी बात है। एक तरीका तो यही है कि सबसे पहले x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 3 लिखा, अब सबसे पहले x का इंटरवल है तो यहाँ से 1 हटाना होगा, 1 हटाना होगा तो दोनों साइड -1 करना होगा, तो -1 करना मतलब सब्ट्रैक्ट नेगेटिव क्वांटिटी मींस नो चेंज इन इनइक्वालिटी, मतलब 1 हटाया, तो सिंपल सा लीनियर इक्वेशन टाइप ही सॉल्व करता हूं, तो इसको क्या कर सकता हूं, ये आ गया 1 इधर आ गया, क्या हो गया 2, और आपको ये पता है इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी में इक्वल साइन यूज नहीं करेंगे, x और ये क्या हो गया 2, मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसके केस में, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। अब अगर इसका दूसरा क्वेश्चन है, समझ आ गया मेरी बात, अगर मैंने इसका सेकंड क्वेश्चन ले लिया, ऐसा लिख दिया 1 माइनस थ्राइस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मैंने इस क्वेश्चन ले लिया 1 माइनस थ्राइस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब इसमें भी x का इंटरवल देखना है, तो देखो तरीका तो बहुत है, सिंपल लीनियर इक्वेशन टाइप भी कर सकते हो प्लस माइनस के केस में, बस प्रोडक्ट के केस में बस ख्याल रखना है, इनइक्वालिटी में प्रोडक्ट के केस में बस ख्याल रखना है। चलो मैं करता हूं, तो देखो सॉल्यूशन में 1 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो सबसे पहले x का इंटरवल निकालना है, x को मैं लेफ्ट साइड रख सकता हूँ, x को राइट साइड ला सकता हूँ, लाने के लिए कुछ भी है पर मैं अभी लेफ्ट ही रख रहा हूँ, तो क्या करूंगा, सबसे पहले 1 हटाऊंगा फिर -3 हटाऊंगा, 1 हटाओ तो क्या लिख सकते हैं, इधर -3x हो गया, इधर क्या हो गया 5 माइनस 1 क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 4, 1 इधर आ गया तो 5 माइनस 1 4, नो चेंज इन इनइक्वालिटी, -1 किया। अब देखो यहाँ x लाना है, अगर x लाना है तो -1/3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा, तो देखो क्या करूंगा, तो मैंने क्या किया कि -1/3 से मल्टीप्लाई किया, तो -1/3 इंटू -3x, और ये क्या हो गया 4 इंटू -1/3, कोई प्रॉब्लम नहीं,
अभी मैं इस तरह से स्टेप बाय स्टेप देख रहा हूँ, बाद में आप डायरेक्ट ऑब्जर्व करके सीधे उलट देना, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे माइनस किया कि एक्स लेस देन इक्वल टू -4/3 आ जाएगी। पर अभी मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी आपको जस्ट थ्योरी बताया है, तो कौन सा स्टेप फॉलो होगा उसको बताना जरूरी है। तो -1/3 इज ए नेगेटिव क्वांटिटी, तो इनइक्वालिटी पहले ग्रेटर देन इक्वल टू था, अब क्या बन गया, लेस देन इक्वल टू। इधर क्या आ गया, इधर आ गया x और इधर क्या आ गया -4/3। और इसको इंटरवल में कैसे लिख सकते हैं, -∞ x -4/3, x क्या होगा, x हो जाएगा -∞ टू -4/3, -4/3 पे क्लोज। समझ में आ रही है मेरी बात? ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। होप आपको समझ में आ रही होगी बातें। इसी तरह छोटे क्वेश्चन है, मान लो एक तीसरा क्वेश्चन उठाया, तीसरा क्वेश्चन है x -1 दे दिया 2 और यहाँ दे दिया आपका 0, बोला फाइंड द इंटरवल ऑफ x। तो ये x का इंटरवल निकाला, मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। आपको पता है कि यहाँ x की वैल्यू निकालना है तो यहाँ -1 हटाना होगा, मतलब सब में क्या ऐड करना होगा, +1, और +1 मतलब ऐड अ क्वांटिटी, तो क्वांटिटी कुछ ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता। तो 1 दोनों साइड ऐड कर दिए, तीनों साइड, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ गया x, यहाँ क्या आ गया 3, मतलब सिंपली क्या लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू 1 to 3, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 1, ठीक है। सिमिलरली इसी में अगर लिख देता हूँ 1 - 3x/5 लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1, इसको मैं सॉल्व करता हूँ 1 - 3x/5, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 1 - 3x/5, तो सबसे पहला टारगेट होगा x यहाँ लाना है, तो स्टेप बाय स्टेप पहले 1 उड़ाएंगे, फिर -3/5 उड़ाएंगे, तो 1 उड़ाए तो इधर आ गया -2, यहाँ आ गया -3x/5 और यहाँ क्या हो गया 0, ठीक है। 1 सब में 1 माइनस किया है ना। अब देखो यहाँ -3/5 उड़ाना है तो सबको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, -5/3, ऐसे लिख सकता हूँ -2, क्योंकि यहाँ x लाना है, जब तक -5/3 से मल्टीप्लाई नहीं करो तब तक यहाँ x नहीं आएगा, तो इसलिए -5/3 से मल्टीप्लाई करना है, इस बात का ख्याल रखना। यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से मैं डिसाइड कर रहा हूँ, अपने तरफ से कुछ नहीं कहा कर रहा। इसको लिख सकता हूँ -2 इंटू -5/3, यहाँ से क्या आ गया, दिस इज, सीधे x लिख देता हूँ, और ये क्या आ गया 0, इनइक्वालिटी तो अभी कुछ पता नहीं है ना, ये क्या हो गया 0 इंटू -5/3। और आपको पता है कि सब तो नेगेटिव है, जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो इनइक्वालिटी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, तो मतलब ये उलट गया और ये भी उलट गया। इधर क्या बचा, इधर बचा 10/3, इधर बचा x और इधर क्या होता है 0, मतलब इसको आप अभी तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे में लिखना 10/3 टू 0 मत लिख देना, इनइक्वालिटी में हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, तो अभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो उसको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो अभी असेंडिंग ऑर्डर में उसको मेंटेन करो, तब इंटरवल में कन्वर्ट करना। तो इसको ऐसा लिखा 10/3 और आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 0 to 10/3। तो ये है आपका इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जो -1 से +1 के बीच में होता है तो x की वैल्यू ये होगी। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन दैट आई हैव डिस्कस्ड, ठीक है। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। नोट कर लो, एक दो क्वेश्चन और मैं देखता हूँ और फिर बताओ, समझ आ रही है बातें सारी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है x + 1 ग्रेटर देन 1 - 3 है। अब दोनों साइड x है, तो कैसे सॉल्व करना, तो सिंपल इनइक्वालिटी फॉलो कर, 3x यहाँ -3 उड़ा के इधर x ले दो, तो इधर लिख सकते हैं 4x, इसको 2 दे देते हैं, सॉरी थोड़ा 0 से जाएगा, 4x 2 - 3x, तो देखो क्या, इधर 4x और 1 इधर चला गया, क्या लिख सकते हैं ग्रेटर देन 1, प्लस माइनस किया है, नो चेंज इन इक्वालिटी, और यहाँ x लाना है तो 4 से डिवाइड करना होगा, तो सीधे लिख दूं x ग्रेटर देन 1/4। तो सिंपली कहना ये चाह रहे हैं कि 1/4 से इंफिनिटी तक जाएगा, मतलब x बिलोंग्स टू 1/4 पे भी ओपन और इंफिनिटी पे भी ओपन। ये सारा पॉइंट्स है, इसको याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन में देखता हूँ, ऐसा लिख दिया क्वेश्चन, जो 1 - x लेस देन 3 एंड x + 1, ठीक है, x + 1 ग्रेटर देन -2, x + 1 ग्रेटर देन -2, x + 1 ग्रेटर देन -2 का दे दिया,
तो बोल दिया ग्रेटर देन इक्वल टू -2 दे दिया, तो अब बोल दिया इसको सॉल्व कर। ये देखो अभी आप देख रहे हो ये दो इक्वेशन आ गया। तो दो इक्वेशन का मतलब ये है कि x इससे भी निकालना है, इससे भी निकालना है, और बीच में कौन सा साइन यूज किया गया, कौन सा ऑपरेटर यूज किया गया, एंड का मतलब मैंने कुछ देर पहले बताया था, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, मतलब ऐसा x निकालना है जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। मतलब ये आपका साइमल्टेनियस इनइक्वेशन का एग्जांपल है, जिसमें दो या दो से ज्यादा इनइक्वेशन दिए हुए रहते हैं, उसको आप अलग अलग सॉल्व कर लें और ऐसा कॉमन x निकाल लें जो दोनों को सेटिस्फाई करे। उसके लिए दोनों के सॉल्यूशन को अलग अलग लिख करके फिर कॉमन कर लें। कॉमन करने आपको बता रखा है, इंटरवल्स में है, तो कॉमन करने के लिए बेटर टू यूज नंबर लाइन, तो वही हम करेंगे और आप देखेंगे। चलिए देखते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 3, तो सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, तो पहले 1 को सॉल्व करते हैं। तो 1 को सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस एक्स लेस देन 3, तो दैट इम्प्लाइज एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन -2। समझ में आ रही बात, सीधे यहीं से लिख लेते हैं। सिमिलरली इतना तो आप सॉल्व कर लोगे, मतलब सेकंड, तो x प्लस 1 ग्रेटर देन -2, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो क्या होगा, 1 इंटरसेक्शन 2 करेंगे, 1 और 2 को कॉमन करेंगे क्योंकि एंड गिवन है। तो पहला बोल रहा है कि -2 से बड़ा होगा इन एक्सक्लूडिंग, और दूसरा बोल रहा है -1 से बड़ा होगा इंक्लूडिंग। तो कॉमन करेंगे तो कौन सा हो गया, ऊपर नीचे को ओवरलैप कौन सा पार्ट किया, -1 से आगे वाला पार्ट ओवरलैप किया ना। क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -1 टू, समझ में आ गया मेरी बात, आसान है, सिंपल है बेटा, आराम से अच्छे से बनाइएगा, सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 7 इसको बनाना, x -1 greater than equal to 5 and 1 minus 3x less than equal to 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ दिया वो 1 minus x less than 5 less than equal to 2 plus 5x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर काफी है इतना, बना के देखिएगा। ये दो प्रॉब्लम मैंने ऐसे लिख दिया, ये भी साइमल्टेनियस का एग्जांपल है। इसमें देखो अलग अलग गिवन है ना, पता है कि ये भी दोनों इंडिविजुअल इक्वेशन है, तो इसको इंडिविजुअल सॉल्व करके आप कॉमन कर लेंगे। 8 में वही चीज है, इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो और फाइनली कॉमन कर लो। तो रिप्रेजेंटेशन दो अलग अलग तरीके से, पर बात अल्टीमेटली एक ही है। तो इसको आप बना लीजिएगा। आपको जो प्रॉब्लम मैंने अभी दिया है, आपको क्वेश्चंस में डाउट होगा तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डील कर दूंगा। सेम ही टाइप प्रॉब्लम है, इसलिए आपके लिए छोड़ रखा है। और जस्ट क्लास के बाद, जैसे आप आज शाम तक आपको एक डीपीपी भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, उसमें कुछ क्वेश्चन भी आपसे बन जाएंगे, और जैसे जैसे मैं आगे लेक्चर बताते जाऊंगा उस प्रॉब्लम्स बनेंगे, फिर नेक्स्ट डीपीपी। तो आज की क्लास बच्चों इतना ही है। होप यू एंजॉयड माई लेक्चर। So do your work properly, whatever we assigned you, and work hard. And remember one thing, my dear students, remember one thing. Don't limit your challenges. Don't limit your challenges. Challenge your limit. I repeat, don't limit your challenges. Challenge your limit. अपने लिमिट को चैलेंज करो, उसको इन्फिनिटी तक ले जाओ, सक्सेस आपके पास है। ओके, तो चलो बच्चों, आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।